Hello, very good afternoon, dear all. तो नीलम रानी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नीलम, वेरी गुड आफ्टरनून। राजेश, राम राम जी। तो कल वाला जो टॉपिक था, आशा करता हूं कि वो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। अगर उसमें से किसी तरह का डाउट है तो फिर आप वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो बकायदा आज का जो टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ चल रहे हैं। जो इकोसिस्टम के प्रकार देख रहे थे, इस प्रकार में दो तरह के इकोसिस्टम देखे थे हमने। एक वो जो जमीनी है, और इस जमीनी में हमने पढ़ा तीन। एक वो जो फॉरेस्ट है, एक वो जो ग्रासलैंड है, और एक वो डॉट डिजर्ट। और अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी। जब किसी कॉन्टिनेंट के पूर्वी साइड से पवनें चल रही हैं तो यहां बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी तो डेफिनेटली फॉरेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, बारिश कम होती दिखती थी, इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं, यहाँ पर ग्रासलैंड्स दिखते थे। तो जो ग्रासलैंड होता है वो दरअसल डिजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का सिस्टम होता है। या तो वो ग्रासलैंड फॉरेस्ट बन सकता है या वो ग्रासलैंड डिजर्ट बन सकता है। संभावना उस ग्रासलैंड की डिजर्ट बनने की ज्यादा होती है। अगर आपको ग्रासलैंड दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो यहाँ से यहाँ आया है। और अगर यहाँ आ गया है तो अगर उसकी केयर नहीं हुई, नेचर ने अगर धोखा देना शुरू कर दिया, तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। यानी डिजर्ट की कंडीशंस जो है उसमें बन सकती है। अब जैसे ही आप वेस्ट साइड पे जाते थे, वेस्ट साइड पे पहुंचते ही हमें क्या दिखता था? पूरा का पूरा डिजर्ट। तो ये है सारा का सारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मतलब जमीन पे आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, जो जमीन पे चीजें दिख रही हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है डियर जी, वो हमारा गया हो। इसमें हमें अब कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम से स्टार्ट होता है। एक्वा का मतलब होता है पानी, यानी हम पानी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बात करेंगे। और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसको हम लोगों ने तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला इकोसिस्टम तो वो होगा जिसे आप लोग कहेंगे फ्रेश वाटर, मतलब ऐसा पानी जो पीने लायक होता है, स्वच्छ जल। तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया फ्रेश वाटर का। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा जिसे आप कहेंगे ब्रैकिश। ब्रैकिश जिसे हिंदी में कहते हैं पश जल। पश जल मतलब जो फ्रेश वाटर और सैलिनिटी, जो मरीन होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। और मरीन का मतलब है सागर महासागर, और सागर महासागर का मतलब है कि पानी जो है वो खारा होगा। तो जो इसका मतलब है कि जो ब्रैकिश कंडीशंस हुई वो किसकी कंडीशंस के बीच में है? फ्रेश वाटर, ना तो वो पूरी तरीके से है और ना ही वो पूरी तरीके से खारा पानी, वो ब्रैकिश है। तो सर इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? बेटा समझो, मान के चलो कि 1000 ग्राम, सॉरी 1000 मिलीलीटर आप ले लो पानी। एक्वाटिक है ना, तो पानी लेना पड़ेगा। 1000 मिलीलीटर आप जो है पानी ले लो। 1 लीटर मत बोलना, क्योंकि 1 लीटर मतलब 900 ml होता है। तो 1000 मिलीलीटर पानी ले लो। उस 1000 मिलीलीटर के अंदर आपको सैलिनिटी कितनी मिल रही है, उसमें लवणता कितनी मिल रही है, अब ये बात हो रही है। तो सैलिनिटी मान के चलो कि मिल गई इसमें 5। 5 क्या? 5। 1000 मिलीलीटर में सिर्फ 5 ग्राम की सैलिनिटी है, मतलब 1000 में इसका हिस्सा कितना है? 5। तो ये देखिए, पार्ट्स, पी मतलब पार्ट्स पर 1000, तो इसको हम लोग कहते हैं पीपीटी।
व्हाट इज अ फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम? सर ऐसा इकोसिस्टम जिसके पानी के अंदर जो लवणता होगी वो 5 पार्ट्स पर थाउजेंड के आसपास होगी या उससे कम होगी। मतलब ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो 5 पीपीटी होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए। यानी 1000 ml के अंदर आपको सिर्फ 5 ग्राम जो है वो सैलिनिटी मिलेगी। लेकिन उसी 1000 ml के अंदर अगर 5 पीपीटी से ज्यादा और 35 पीपीटी के बीच अगर लवण मिला तो वो पानी हो जाएगा ब्रैकिश। और अगर ये क्या ग्रेटर देन होगा ना, अगर उसका 35 पीपीटी, क्या हो रहा है, अगर उसका पीपीटी 35 से ज्यादा हो तो इसका मतलब साफ है कि वो मरीन हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस जो होता है इन तीनों एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में वो होता है इनमें पाए जाने वाले सैलिनिटी का, इसमें पाए जाने वाली लवणता का। लवणता सबसे कम 5 के आसपास है या उससे कम है, लेस देन है, तो वो फ्रेश वाटर है। लेस देन या इक्वल टू, और अगर 5 से 35 के बीच है तो ब्रैकिश है। अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो एक लेक आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, उसका नाम है लद्दाख। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सुना होगा आसपास लोगों से, देखा होगा 3 इडियट्स जैसे मूवी के अंदर। तो वो जो लेक आप देख रहे हैं फिल्म में आखिरी में, वो पेंगोंग शो है। वो जो पेंगोंग शो है वो यही है, ब्रैकिश वाटर है। मतलब ना तो प्रॉपर मरीन है और ना ही प्रॉपर फ्रेश वाटर है, वो ब्रैकिश है, पेंगोंग शो। और मरीन तो फिर आपको इसके लिए कहां जाना पड़ेगा, महासागर, सागरों के अंदर। लेकिन जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है डियर जी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी सर 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 सिस्टम? एक तो वो पानी जो रुका हुआ है। देखो तालाब को अगर आप देखोगे तो क्या है, तालाब भी क्या है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, लेकिन उसका पानी रुका हुआ है। लेकिन वो पानी जो नदी है, नदी में है, वो क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी 2 हिस्सों में बांटो। एक वो पानी जो स्टैटिक है, स्टैटिक यानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ, रुका हुआ या ठहरा हुआ पानी। और एक वो पानी जिसे आप लोग कहते हैं रनिंग फॉर्म में। तो दूसरा है रनिंग फॉर्म में। अब ठहरा हुआ और रनिंग फॉर्म में आप सोच के देखो, मतलब मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप सोच के देखो कौन सा पानी ठहरा हुआ है। आप कहेंगे सर पॉन्ड का, लेक का, स्वैम्प का। इसमें आंसर क्या क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले आपने आना है पॉन्ड, पॉन्ड के बाद लेके आना है लेक, लेक के बाद आपको लेके आना है स्वैम्प। स्वैम्प जो होता है वो थोड़े दलदलीय हिस्से जहां पर आपको दिखेंगे ना, जिसे हम स्वैम्पी रीजन कहते हैं जी। इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट जो होगा वो आपका यहाँ होगा। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं उसको खत्म कर लेते हैं कीर्ति फागना जी। होगा दोनों ही, आपका एनवायरनमेंट भी होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी होगा। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट के ही पार्ट में है। तो आप ये मत सोचिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग सिलेबस है, मतलब उसको अलग से रखा गया, नहीं। एनवायरनमेंट के पहले बेसिक खत्म करो। एनवायरनमेंट के पहले बेसिक कौन से हैं जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये खत्म होगा, जैसे इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, ठीक है, और फिर एक आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी सबसे बड़े पोर्शंस इनके हैं, मेजोरिटी इन्हीं में खत्म हो जाता है। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। तो उस तरफ से आपको सोचने की जरूरत नहीं है कीर्ति फागना जी, रेस्ट एश्योर रहिए, बस जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। वो समय के साथ जो है टॉपिक होता जाएगा जैसे ही हो रहा है। अब पॉन्ड, लेक, स्वैम्प ये जो होते हैं ये स्टैटिक होते हैं। और रनिंग फॉर्म में क्या होगा खुद सोच के देखो। रनिंग फॉर्म में सर रिवर होगी, रनिंग फॉर्म में और क्या होने वाला, नदी होने वाली है। रनिंग फॉर्म के अंदर और क्या होने वाला है, रनिंग फॉर्म के अंदर हो सकता है स्ट्रीम हो, रनिंग फॉर्म के अंदर हो सकता है स्प्रिंग्स हो। देखो कीर्ति फागना जी, मेरी जो प्रिपरेशन है वो यूपीएससी के लेवल की है, इसलिए मैं आपको मेजोरिटी ऑफ द सीन में ये एश्योर कर सकता हूं कि मैं जो करा रहा हूं वो मैक्सिमम आ जाएगा।
मैक्सिमम। लेकिन बेटा 100% की गारंटी मैं नहीं दूंगा, 100% की गारंटी एक्चुअली कोई नहीं देगा। मार्केट में कुछ बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हमारे नोट सही आएगा, और वो क्या करते हैं, फिर पूरी किताब उठा करके दे देते हैं। अब एग्जामिनर को कहीं ना कहीं से तो उठाना है, ठीक है, लेकिन मेरे जो कंसेप्ट हैं आपके, आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट के टॉपिक देखोगे तो चीजों को इंटरलिंक्ड नहीं कर रहे, बट हमारे लेक्चर के अंदर चीजें इंटरलिंक्ड हो रही हैं, चीजें जुड़ रही हैं, उनको हम बहुत बेसिक से बेसिक चीजों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल देख करके हम अपने एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इज नॉट द बुक्स। किताबों को देख करके आप जो है एनवायरनमेंट का अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। आप पढ़ लोगे हाँ ये होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो हम देख करके अंदाजा लगाते हैं, पढ़ करके अंदाजा नहीं लगाते। तो इसलिए कुछ मेरी एक्सपर्टीज का भरोसा रखिए और जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़िए। जब प्रैक्टिस की बात आएगी एनवायरनमेंट के, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिट्स होंगे आपको, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। रिवर है, रिवर के बाद क्या होता है, रिवर के बाद सर स्ट्रीम होता है। देखिए प्रॉपर रिवर नहीं होती, आप है ना उत्तराखंड के क्षेत्र में चले जाओ, आप हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में चले जाओ, आप देखोगे कई बार जो पानी है वो चल तो रहा होता है लेकिन नदी की तरह बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होता। ऐसा आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, वो स्ट्रीम है। तो रिवर हो गई, स्ट्रीम हो गई। इसके अलावा और दिमाग में क्या होता है सर, स्प्रिंग्स, जो वाटरफॉल्स वगैरह होते हैं उस तरफ भी मुझे स्प्रिंग्स दिखते हैं। जैसे या कह लो गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं स्प्रिंग्स, तो रनिंग फॉर्म में ये हैं, स्टैटिक फॉर्म में ये हैं। अंडरस्टूड, ऑलवेज वेलकम डियर कीर्ति। तो डियर जो स्टैटिक पोर्शन होता है और जो रनिंग फॉर्म होता है, एक्चुअली इसको हम लोगों ने कुछ टेक्निकल नाम भी दिया हुआ है, या ये कह लीजिए एनवायरनमेंट वालों ने इनको कुछ टेक्निकल नाम भी दिया हुआ है। जो स्टैटिक होता है उसे लेंटिक बोलते हैं, और जो रनिंग होता है उसे लोटिक बोलते हैं। जो स्टैटिक होता है उसे लेंटिक बोला जाता है, दिस इज द लेंटिक वाटर, और इसे लोटिक बोला जाता है, दिस इज लोटिक वाटर। बहुत कम चांस है कि ये सब आपसे पूछा जाए, लेकिन वही बात है, चीजें हम पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो लेंटिक और लोटिक के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस समझ लिया। आप समझिए, ब्रैकिश पे आते, ब्रैकिश पे आओगे तो ब्रैकिश में सर क्या है, इसका एग्जांपल क्या करेंगे अब, पश्च जल। पश्च जल के अंदर सबसे पहले आपको जाना है एस्चुरी। एस्चुरी मतलब, एस्चुरी का मतलब होता है सर वो पानी जहां पर नदी और सागर जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं, यानी यहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे कि नर्मदा नदी जब अरब सागर में गिरती है तो नर्मदा नदी के पास अवसाद नहीं होते, जैसे सेडिमेंट कह सकते हो आम बोलचाल की भाषा में, पानी के अंदर पाए जाने वाले सॉलिड कंटेंट्स। डियर संपत जी नमस्कार। और वो सारे के सारे सेडिमेंट अगर मुहाने पे, मतलब जहां नदी समुद्र में गिर रही है उस मुहाने पे अगर सारा अवसाद इकट्ठा कर दे तो वो बन जाते हैं वो डेल्टा। लेकिन अगर नदी के अंदर, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदियों के अंदर अवसाद नहीं होते, इसलिए सीधे महासागर में मिलती है, जहां ये मिल रही हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं एस्चुरी, ठीक है। तो जहां एस्चुरीज होगा डेफिनेटली वो पानी कैसा होगा, नॉट प्रॉपर फ्रेश, नॉट प्रॉपर मरीन, इट्स ब्रैकिश। अंडरस्टूड। उसके बाद जहां पर आप लोगों को मैनग्रोव्स दिखेंगे, देखिए समुद्र के पानी के ठीक पास आपको मैनग्रोव्स दिखते हैं, मतलब जो किनारे होते हैं जिसे आप कोस्ट कहते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, तटीय इलाकों में आप लोगों को एक पेड़ मिलेगा, एक वेजिटेशंस मिलेगी जिसे मैनग्रोव्स कहते हैं। तो मैनग्रोव्स जो इकोसिस्टम है डेफिनेटली वो आपका ब्रैकिश वाटर में आता है। और मरीन के अंदर तो ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे आंसर क्या करना है, इसमें मुझे आंसर करना है महासागर, इसमें मुझे आंसर करना है सागर। ये हो गया आपका इकोसिस्टम। अब एग्जामिनर ने सिलेबस में आपको क्या दिया हुआ है, एग्जामिनर ने सिलेबस में बोला है कि आपका ये आएगा भैया जी, ये ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि पॉन्ड और लेक जो है ये आपका सिलेबस में है, तो उसका मतलब है कि स्वैम्प हमारा सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो रिवर है और जो स्ट्रीम है ये हमारे सिलेबस में, अंडरस्टूड। उसके बाद आपको जाना है कहां पे, ब्रैकिश में। ब्रैकिश में जो एस्चुरी है ये हमारे सिलेबस में, और उसके बाद ओशन जो है वो हमारे सिलेबस में। जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उन सिलेबस में 2, 2, 4 और 2, 6
मतलब टोटल एक्वेटिक सिस्टम के फ्रेश ब्रैकिस मरीन के अंदर जो है आपके 6 पोर्शन ऐसे हैं जो वो आपसे सवाल करेगा। लेकिन एक बात समझो, जो पॉन्ड और लेक होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। पॉन्ड और लेक जो होता है, देखिए पॉन्ड जो है छोटा हो सकता है, लेक जो होता है वो बहुत बड़े हो सकते हैं, और बड़े होते हैं बेसिकली साइज का डिफरेंस होता है पॉन्ड और लेक के अंदर। अब जब हम ये कहते हैं कि भाई ये चिल्का लेक, चिल्का लेक, तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा लेक होता है। पॉन्ड जो होते हैं वो आपको गांव देहात में मिल जाएंगे। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के अंदर जो है एक पॉन्ड होगा, डेफिनेटली एक पॉन्ड होगा, जहां पर आपकी भैंसें जो हैं या गायें जो हैं वो नहा करके आ रही होती है, ठीक है, जिसे आप लोग कई बार जोहड़ बोल देते। अंडरस्टूड। तो इनका अपना एक इकोसिस्टम है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले सर, इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर यानी जो पानी वाला हिस्सा है, इस पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं या जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनका इकोसिस्टम क्या है, मतलब वो हमें क्या मिलेंगे। यानी ये तो पढ़ लिया कि डिफरेंस क्या है, अब पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो ये है पौंड, इस पौंड में है पानी, एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी भी तालाब के ऊपर कुछ ऐसे जीव देखे हैं जो तैरते रहते हैं, मतलब जो डूबते नहीं है। जरूर देखे होंगे। इसका मतलब है कि वो जो जीव है वो पानी का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ जो तनाव है, जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, उस पृष्ठ तनाव का वो इस्तेमाल करते हैं, और वो पानी के अंदर क्या, पानी के ऊपर क्या हो रहे होते हैं, वो तैर रहे होते हैं। पानी में वो डूबते नहीं है। कई बार आपने ऐसे कीड़े देखे होंगे जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। तो उसका मतलब है कि ऐसे जीव जो पानी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से, वो हिस्सा पानी का, वो हिस्सा जहां पानी भी है और एयर भी है, उस हिस्से में जो सरवाइव कर रहे होते हैं, एक तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी माइक्रो कह रहा हूं, एक तो वो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को नाम क्या देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं हम न्यूस्टन। यानी वो जीव जो सबसे पहले पानी और एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है उसे हम लोग नाम दे देते हैं न्यूस्टन। न्यूस्टन से नीचे आओ, न्यूस्टन से जैसे नीचे आओगे आपको अब जो है छोटे छोटे जीव देखने के लिए मिलने लग जाएंगे, जो बेसिकली किससे अटैच्ड होते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून डियर सुमन जी। ये किससे अटैच्ड होते हैं सर, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स यहां पर आप लोगों को मिलेंगे, इन प्लांट्स के स्टेम्स के अंदर, तनों के अंदर जो है आपको ऐसे जीव मिलेंगे। ऐसे जीवों को हम लोगों ने नाम दिया है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन। और पेरीफाइटन से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको जो जीव मिलेंगे उसे हम लोग प्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं। याद करो, इस प्लैंक्टन्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आप इकोसिस्टम की बात कर रहे थे तो प्लांट होता था, याद कीजिए। जब हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम में जब वो जो जीवों का जो ऑर्डर था वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले आपको फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे, प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर, जू प्लैंक्टन्स, फिर क्रिटेशियंस, फिर मैकेरल, सॉरी हैरिंग, फिर मैकेरल, फिर मीडियम फिश एंड लार्ज फिश, याद आ रहा हो तो। दिस इज दी फाइटोप्लैंक्टन्स। इसके नीचे आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके नीचे देखने को मिलेंगे आपको नेक्टॉन्स, यानी ऐसे जीव जो लगभग गहराई की तरफ जा रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने नाम दिया है नेक्टन्स। और सबसे आखिरी में आपको कहां जाना है, बॉटम में। बॉटम के अंदर जो जीव सरवाइव करते हैं, याद कीजिए बॉटम में जो जीव सरवाइव करते हैं। एक बात बताओ, क्या बॉटम में जो सूरज की रोशनी है वो पहुंच पाती है सर? बहुत मुश्किल है। सूरज की रोशनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर सूरज बाबा है यहाँ पे और सूरज की रोशनी आ रही है तो हो सकता है वो सूरज की रोशनी सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर तक ही आ पा रही है। तो क्लास रुक रही है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे। क्लास रुक रही है, बताना जरा। क्या सबकी क्लास रुक रही है?
तो इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी सर एक लिमिट तक ही जा पाएगी। अब समझिए, सूरज की रोशनी जो सरफेस पे पहुंच रही है, जितनी भी रोशनी पहुंच रही है, सिर्फ उसका 1% ही आप समझ लीजिए कि नीचे की तरफ पहुंच रहा है। सरफेस पे जितनी भी रोशनी है उसका सिर्फ 1% ही यहां पर है अंदर की तरफ। तो इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े वो हो जाते हैं, बेसिक फैक्ट्स, कि भाई बताइए जब सन एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर सन की रे जब पानी के अंदर जाती है तो सरफेस पे जितना भी अवेलेबल है उसका कितना परसेंट वो नीचे है, ओनली 1%। और सर जैसे ही आप गहराई में जाएंगे तो एक वो हिस्सा होता है जहां पर सूरज की रोशनी आपको क्या मिलेगी ही नहीं। आप जैसे ही नीचे जाओगे यहां पर सूरज की रोशनी है ही नहीं। तो इसका मतलब जहां सूरज की रोशनी है उसे नाम दिया जाता है, या उस जोन को हम एक नाम देते हैं, उस जोन को नाम दे दिया फोटिक जोन। फोटिक मतलब यानी लाइट्स, फोटोन, फोटिक मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट। क्लियर है राजे संपत जी? आप इसको वो कर लीजिए, बैक करके वापस ले आइए, यहाँ क्लियर है और बच्चों के। और जो नीचे है जहां लाइट नहीं पहुंच रही है उसे हम नाम दे देते हैं एफोटिक जोन। एफोटिक जोन यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही है, इसलिए यहाँ जो जीव होते हैं, सीधी सी बात है, वो सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ सांस ले रहे हैं, बस जिंदा है। और बेसिकली जो जीव है वो प्लांट बेसिस होते हैं। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं बेंथोस। जो सबसे आखिरी में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आप लोगों को उसको हमने नाम दे दिया बेंथोस। तो बताइए एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? सबसे पहले न्यूस्टन, फिर पेरिफाइटन, फिर प्लैंकटन, फिर नेक्टन एंड फिर बेंथोस। अंडरस्टूड? अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं सर व्हाट इज न्यूस्टन। न्यूस्टन जो होते हैं वो आपके पानी और एयर के बिल्कुल बॉर्डर पे रहते, तैरते हुए दिखेंगे। ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, बकायदा ऐसे जो जीव होते हैं उनको आप लोग क्या नाम देते हैं? उनको आप लोग बोलते हैं सर, आप मतलब न्यूस्टन में आप किसका नाम लेके आ सकते हैं? बैकस्ट्राइडर का, सॉरी बैक स्विमर का, या फिर वाटर स्ट्राइडर का। इस तरह के दो जीव जो हैं आपको यहां पर देखने को मिले। मैं आपको बकायदा इनकी फोटो भी दिखाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा हो जाए। दूसरे पे आ जाइए, दैट इज द पेरिफाइटन। पेरिफाइटन क्या है? पेरिफाइटन जो होते हैं, जो ये प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, और पत्ते या स्टेम्स जो होते हैं, तने, पत्ते और तनों पे जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं सर, उनको हम लोग बोलते हैं पेरिफाइटन। इसमें आपको किसका एग्जाम्पल करना है? इस पेरिफाइटन में आपको एग्जाम्पल करना है, एक एल्जाई होती है जिसको हम लोग ससाइल एल्जाई कहते हैं। ये पेरिफाइटन है। थोड़ा सा नीचे पहुंचिए, ये प्लैंकटन्स मैंने आपको बहुत पहले दिखा दिए, मतलब बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ज्यादा ज्यादा आपको यहां पर ये लिखना है, दीज आर दी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अब आ जाइए नेक्टन पे। नेक्टन क्या है? नेक्टन वो होते हैं सर जो बेसिकली स्विमर्स होते हैं, जो इन पानी के अंदर जो तैरने वाली जो जीव होते हैं उन्हीं को हम लोग नेक्टन्स कहते हैं। तो इसमें मैं मछलियां लेके आ सकता हूं? बिल्कुल लेके आ सकता हूं। जो तैरने वाले जो जीव होते हैं बेसिकली स्विमर्स, इनको हम लोग नेक्टोन्स कहते हैं। और आखिरी में आता है बेंथोस। बेंथोस क्या होते हैं सर? जो वाटर ऑफ द बॉटम में अवेलेबल है वो बेंथोस है। बेंट, बेंट यानी नीचे। बॉटम्स ऑफ द वाटर्स। यहां तक डियर जी सबको डाउट है कि मतलब सबके डाउट क्लियर है? अगर यहां पर किसी को डाउट है तो आप सवाल कर सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं इंटरनेट पे, ताकि इनकी जो क्लैरिटी है आपको बहुत अच्छी आ जाए। देखो
आगे बढ़ूं, एक बार फिलहाल ध्यान रख लीजिए कि सूरज है, अगर सूरज खत्म कर दोगे तो क्या ये जो इकोसिस्टम हम देख रहे हैं वो आपको इकोसिस्टम यहां दिखेगा? आंसर इज नो। इसका मतलब है कि सर जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो है आपका सन, समझिए एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपका जो सन है, सनलाइट जैसे आप लोग कह सकते हैं, सनलाइट एंड ऑक्सीजन, अगर इस पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन डिजोल्व ना हो तो क्या ये जीव जिंदा रह पाएंगे? नो। तो इसलिए सनलाइट एंड ऑक्सीजन इज द प्राइम फैक्टर, इज द क्रूशियल फैक्टर, बहुत जरूरी, क्रूशियल मतलब बहुत जरूरी, क्रूशियल फैक्टर है किसके? इन एक्वाटिक इकोसिस्टम के। सनलाइट यहां साफ दिख रहा, पानी है तो डिजोल्व ऑक्सीजन है, और सन है तो सनलाइट है, तो ये बहुत बड़े फैक्टर है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इस ऑर्गेनिज्म वाले सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं। पहले मैं चलता हूं आपको एक बार तो नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं। नेटवर्क कनेक्ट करने से चलिए इमेजन पे चलिए, इमेजेस पे पहले ही आप तस्वीर को देखो। इस पहली तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले जो बहुत ही ऊपर की तरफ आप देखेंगे एयर भी है और वाटर भी है। एयर और वाटर के कांटेक्ट में जो है उसको हम लोग न्यूस्टन कहते हैं। इसके अंदर पेरीफाइटर नहीं दिखाया गया है तो इसलिए उसको छोड़ दो। फिर आ जाइए प्लैंक्टन्स पे। प्लैंक्टन्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं जो उससे नीचे मिलते हैं, और अगर प्लैंकटन से याद कीजिए फाइटोप्लैंक्टन से तो किसका खाना है? फाइटोप्लैंक्टन अल्टीमेटली खाना है मछलियों का। तो देखिए प्लैंक्टन आ गए तो मछलियां आ गई, मछलियां यानी स्विमर्स। स्विमर्स मतलब नेक्टन, उनको हमने नाम दे दिया एक नेक्टन। और फिर जो बिल्कुल बॉटम में जब आप जाओगे उस बॉटम के अंदर आप देखेंगे प्लांट्स मिलेंगे जो बेसिकली रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशंस। तो इसको हम लोग बेंथोस कहते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, इंक्लूडिंग इसमें पेरीफाइटन्स करना है। फिर हम चलते हैं, आप लोगों ने कौन से जीव देखे हैं जो इस न्यूस्टन में मिलते हैं, जैसे हम लोग बैक स्विमर और वाटर स्ट्राइडर भी बोल देते हैं। वाटर स्ट्राइडर, ये देखो कौन सा करें? आई थिंक ये करते हैं। आपने पानी में इस तरह का कोई कीड़ा देखा होगा जो बेसिकली ऊपर ही ऊपर रहता है, पानी के अंदर डूबता नहीं है, और जहां इसके टेंटिकल्स होते हैं, पांव होते हैं, वहां देखिए पानी थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ दिखता है। तो बकायदा इसने क्या किया है, इसने इस पानी के ऊपर की जो एयर होती है और जो वाटर है उसके ऊपर बनने वाला जो सरफेस टेंशन है, जो पृष्ठ तनाव जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल करके ये बंदा जो है वो पानी के अंदर रेंग सकता है, तैर सकता है। मतलब तैरेगा तो नहीं, पानी के अंदर चल सकता है, अंदर नहीं पानी के ऊपर चल सकता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई इंसान चल नहीं सकता पानी पे, ये देखिए इसने वो हकीकत को अंजाम दिया हुआ है, ये कह रहा है कि मैं चल सकता हूं। तो इसको हम लोग कहते हैं वाटर स्ट्राइडर। और एक होता है बैक स्विमर। बैक स्विमर क्यों कहते हैं इसे? देखो तस्वीर देखोगे उससे पता अंदाजा लगेगा कि वह दिस कोलावेरिडी, पहले ही फोटो है। आपको क्या दिख रहा है? ऊपर क्या है? ऊपर पानी है। एक्चुअली इसने पानी के अंदर, जैसे ये समझ लो कि उल्टा लटक जाना, तो बकायदा पानी में ये उल्टा लटक गया। तो इसका मतलब ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये एक्चुअली पानी के अंदर है, और ये अंदर ही अंदर जो है चलता रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बैक स्विमर। तो इसने भी किसका इस्तेमाल किया? इसने भी पानी और उसके कांटेक्ट में आने वाले एयर का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए ऐसे जो जीव होते हैं क्या कहलाते हैं? न्यूस्टन कहलाते हैं। उसके बाद पेरीफाइटेंस करने की हमें जरूरत नहीं। हाँ, ज्यादा आप ये कहोगे कि सर आपने जो एग्जाम्पल दिया था ससाइल एल्जाई की, तो उसको थोड़ा सा आप अगर दिखा दें तो हमारा काम थोड़ा सा बन जाएगा। दिस वन, आपने ये
देखा होगा कई बार काई जैसी जमती हुई दिखेगी, और ये काई जो है आपको नदियों में, समुद्रों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में इस तरह की काई दिखेगी जो वो काफी मोटी होती है। और दूर मत जाइएगा, जो आपके गांव के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है, जो वाटर सप्लाई जिस जगह से होती है, जिसे कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं उसे, डिग्गी, है ना, हरियाणा के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है डिग्गी, तो डिग्गी से जो पानी आता है आप देखना, वहां पर कई बार इस तरह के जो वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम ससाइल एल्जाई कहते हैं। इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है, पेरिफाइटन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद आपको प्लैंक्टन्स में जाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप लोगों को नेक्टन में जाने की जरूरत नहीं है, बेंथोस हमने देख लिया जो बॉटम में अवेलेबल है, उसमें कोई भी हो सकते हैं जीव। तो ये हो गया। उसके बाद हम कहाँ गए थे, उसके बाद हम गए थे फोटिक जोन और एफोटिक जोन पे। उसको करने की जरूरत नहीं, आपको ये मान के चलना है कि एक पर्टिकुलर कोई डेप्थ होगी जिसपे पानी के अंदर सूरज की रोशनी पहुंच पाएगी, लेकिन एक लेयर के, एक लिमिट के बाद जो है वो पानी के नीचे वाटर सनलाइट जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। अगर सनलाइट वहां नहीं पहुंच पा रही है तो फिर आप देखोगे वहां कोई फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि वहां पर सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, वहां सिर्फ सांस लेने का काम होता है, वहां पर कोई खाना वगैरह नहीं बनाते। जहां प्लांट्स अवेलेबल होंगे फोटोसिंथेसिस वही होगा। यस और नो। और आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि ध्यान रख लेना, अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में आए हैं तो सनलाइट एंड ऑक्सीजन इनका बहुत बड़ा रोल होगा, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर्स होंगे। यहां तक डीएजी किसी का डाउट हो तो बताइए। जय महादेव। डाउट है फटाफट कोई तो बात कीजिए। भैया बढ़िया गए। तो पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले पॉन्ड इकोसिस्टम, और पॉन्ड इकोसिस्टम मतलब वापस से हम पॉन्ड बनाना है। दिस इज पॉन्ड। और मैंने क्या कहा कि सनलाइट के बिना कोई काम होने वाला नहीं है, तो इसलिए सनलाइट लीजिए, सनलाइट। इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, इसके अंदर सर मुझे जीव मिलेंगे, मतलब प्लांट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो बनाइए फिर एक बार प्लांट्स भी। तो बेसिकली ये हो गए प्लांट हमारे।
अब सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना। यस। तो जब आप जाते हैं, जब आप इस पॉन्ड के इकोसिस्टम में जाते हैं, तो एक बात बताइए, इसमें आपको क्या दिखता है? सर इसमें मुझे दो चीजें दिखती हैं। एक वो चीजें दिखती हैं जिससे मैं मछली कहता हूं, मतलब जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म है। मान के चलो कि यहां पर हमने एक मछली बना दी है ना, तो ये जिंदा चीज है। आपको नहीं लगता कि इस पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर भी मुझे सर दो ही चीज देखने को या दो चीज पढ़ने को मिलेंगी? एक वो जो बायोटिक है, बायोटिक मतलब जो जीव है, और एक वो जो उस जीव को वो जिंदा रहने में रोल प्ले करता है, जिसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान से सुना हो, इस रूम के अंदर, जिस रूम से आपकी क्लास ली जा रही है, बेसिकली दो चीजें हैं। एक जिसे आप जिंदा देख रहे हैं, दिस इज बायोटिक, सॉरी, एक वो जिसे आप जिंदा देख रहे हैं, दिस इज बायोटिक, और एक वो जिसे आप देख रहे हैं कि ये जिंदा क्यों है। एक मिनट रुको, एक मिनट। दूसरा आप जो देख रहे हैं कि जिंदा क्यों है, यानी इस क्लास के लेने के पीछे के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? बहुत सारे हैं सर। ये है कैमरा है, टीवी है, पंखा है, एसी है, बोर्ड है, लाइट्स है। लाइट नहीं रहेगा तो मजा भी नहीं आएगा। तो यानी ये सारे के सारे क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं पूछूं कि स्पॉन्ज इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर एबायोटिक फैक्टर के अंदर सर जैसे खुद पानी है, उसके बाद हीट है, उसके बाद टेम्परेचर है, उसके बाद सैलिनिटी है, पानी की एक सैलिनिटी वगैरह भी हो सकती है। उसके बाद वाटर हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया। उसके बाद इस पानी के अंदर घुले हुए मिनरल्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गए सारे के सारे क्या? एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स जो जीव इसके अंदर के अंदर जिंदा रहेंगे। अब समझिए सर, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मतलब जो सनरेज होती है, आप देखिए, एक तो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक रह जाती है, उसके बाद एक दूसरी डेप्थ तक आती है, और एक तीसरे डेप्थ तक आती है। आती कह लो कि ना के बराबर आती है। इसलिए हमने सन की रेज जो आ रही है उसको हमने तीन हिस्सों में बांट दिया। पहला जो हिस्सा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वाला हिस्सा जो प्लांट्स को रेज मिल रही है जिससे वो फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं, तो बेसिकली इसको बोला जाता है लिटोरल जोन। दिस इज कॉल्ड द लिटोरल जोन। एक दूसरा जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है लिम्नोटिक जोन, दैट इज द लिम्नोटिक जोन, सेकंड वन। और जो तीसरा है, जो आपका बेंथोस है, जो बिल्कुल बॉटम में है जहां लाइट नहीं पहुंचती, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन। तो हमने सनरेज जिस तरह से पेनेट्रेट करता है इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में, उस पेनेट्रेशंस के हिसाब से हमने तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहले लिटोरल जोन, जहां से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया वगैरह देखते हैं। फिर आता है लिम्नोटिक जोन, यानी जहां पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उनके सर्वाइविंग कंडीशंस आपको सबसे बेस्ट दिखेगी। और तीसरे हैं बेंथोस वाले रीजन, जहां बॉटम है, उस बॉटम में लाइट बहुत ना के बराबर मतलब पहुंचती नहीं है, जो हमने एफोटिक जोन किया था। तो बकायदा उसे हम कहते हैं प्रोफंडल जोन। तो तीन तरह के जोन जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंसेस ऊपर से नीचे आते वक्त होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सनरेज जो होती है, सबसे ज्यादा लाइट ऑब्वियसली ऊपर की तरफ दिखेगी और फिर नीचे आते आते कम होती जाएगी। इसलिए आप क्या कहोगे? सर टेम्परेचर डिफरेंसेस होंगे, टेम्परेचर डिफरेंसेस फ्रॉम सरफेस टू बॉटम। और उस टेम्परेचर से मैंने क्या कहा था कि जो सनलाइट होती है और जो ऑक्सीजन होती है, दो बड़ा रोल प्ले करती है इस पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर। यस और नो? तो सर इस पॉन्ड इकोसिस्टम को लेकर के कुछ आप बात कह सकते हो। एक तो सबसे पहले सर, जब मैं बात करता हूं पॉन्ड इकोसिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले तो आपने एक वर्ड लिखना है कि ये अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम। कंप्लीट इकोसिस्टम किस लिए? क्योंकि इसमें सर सब आ जाते हैं, जीव आ जाते हैं, पानी आ जाता है, हवा आ जाता है, सब आ जाता है।
जिसे कहते हैं ना अग्नि, जो पंच तत्व होते हैं, अग्नि को छोड़ करके बकायदा आप देखोगे लगभग सब आ जाता है जो इस पूरे पृथ्वी पे अवेलेबल है। पंच तत्वों में अग्नि को छोड़ दो, बाकी जो चार चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि कंप्लीट इकोसिस्टम है। दूसरा, इस इकोसिस्टम को क्या आपको और मेरे को मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं। इसलिए इसलिए इसे सेल्फ रेगुलेटरी बोलते हैं। ये खुद से ही अपने आप को रेगुलेट कर रहा होता है। बकायदा कुछ बेसिक फंडे होने चाहिए यहाँ पे। वो फंडे क्या है वो ओवर द टाइम देखेंगे। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी इकोसिस्टम है, मतलब खुद से ही अपना इकोसिस्टम को ये डेवलप कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि सर जब मैं इस पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कहता हूं तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम जो आपने फिगर में बनाया है बकायदा, दिस पॉन्ड सिस्टम इज अ नेचुरल पॉन्ड सिस्टम, मतलब इसे इंसान ने नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम होते हैं उनको हम लोग बकायदा कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। एक वो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है जिसे हम लोग गार्डन पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। गार्डन पॉन्ड इकोसिस्टम। सर ये गार्डन क्या है बेटा? आपने देखा होगा जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, अमीर लोग जिनके पास बहुत सारा जमीन है, घर पे घर जो बनाया है, घर के बनाने के साथ भी उन्होंने बहुत बड़ी जमीन एक्वायर की, उस जमीन पे वो अपना खुद का एक पॉन्ड बनाते हैं, उस पॉन्ड के अंदर है ना कलाकारी करते हैं। आपने कई बार यूट्यूब वगैरह पे ऐसे ही वीडियोस देखी होंगे जहां वो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं इसकी। इसलिए जब पॉन्ड की बात करोगे तो गार्डन इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद जो इकोसिस्टम क्रिएट करोगे आप कहोगे सर सॉल्ट पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। सॉल्ट पॉन्ड इकोसिस्टम नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पॉन्ड जिसके अंदर मिनरल्स भी अवेलेबल है। तीसरा जो पॉन्ड आपको मिलेगा, आप माउंटेन पे चले जाइए, पर्वतों पे डिप्रेशंस मिलेगा, मतलब खड्डे मिलेंगे, उस खड्डों में पानी भर जाएगा बारिश से, इससे एक पॉन्ड बन गया जिसे हम लोग माउंटेन्स बोलते हैं। फिर आपको एक फ्रेश वाटर पॉन्ड सिस्टम मिलेगा जिसके बारे में हम लोग बकायदा बात ही कर रहे हैं। और आखिरी में सर कई बार क्या होता है, रेनफॉल जो आती है, रेनफॉल से एक कोई पॉन्ड बन जाता है, और अगर वहां टेम्परेचर वगैरह ज्यादा है तो पानी जो है समय के साथ सूख भी जाता है। तो ऐसा जो है बड़ा मतलब आप कहोगे टेम्परेरी सा है ये पॉन्ड सिस्टम। तो इसलिए वेनरियल पॉन्ड सिस्टम ये कब आता है? जब ड्यूरिंग रेनफॉल, बारिश जब होती है उस दौरान ही बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेनरियल पॉन्ड सिस्टम। सर क्या एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा? नो, एग्जामिनर ने जो पूछना है वो यही पूछना है बस। ये इसलिए क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि सिर्फ नेचर में जो मतलब इस पृथ्वी पे जो आपको पॉन्ड सिस्टम मिलेगा सिर्फ नेचर ने नहीं दिया, कुछ बनाए भी जा रहे हैं, है ना। तो मतलब ऐसा मत कहना कि माउंटेन इंसानों ने बनाया, बकायदा नेचर ने बनाया, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेचर और आर्टिफिशियल सबको। इस तरीके से टोटल 5 टाइप के आपको पॉन्ड सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, नहीं तो हम चलते हैं आगे। इसके बाद जो हमने यहां पर बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स देखे, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आप किसको लेकर के आओगे? याद करो सर, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम वही 3 लोगों को लेकर के, या ये कह लीजिए हम उन्हीं 2 लोगों को आएंगे लेके आएंगे जिनको हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स कहते हैं। तो याद कीजिए बायोटिक इकोसिस्टम में सबसे पहले तो आपको कौन दिखेगा? प्रोड्यूसर्स दिखेंगे। प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन डिपेंड रहता है? सर प्रोड्यूसर्स के ऊपर कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। और आखिरी में जब ये कंज्यूमर्स मर जाते थे तो इनको कौन खाता था? इनको डेट्रिटस या फिर डिकम्पोजर्स खाते थे, अगर आपको याद आ रहा तो, या डिकम्पोजर्स कहते थे। डिकम्पोजर्स आएंगे। तो ये हो गया आपका बायोटिक इकोसिस्टम। दिस इज द बायोटिक इकोसिस्टम ऑफ सॉरी बायोटिक एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पॉन्ड के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो पॉन्ड के अंदर बायोटिक फैक्टर्स में सर इन 3 फैक्टर्स के बारे में हम लोग जान रहे होते हैं। एक वो जो खाना बनाएगा, एक वो जो उस पर डिपेंड रहेगा, और एक वो जो आखिरी में जो प्लांट मर गया उसको खाने के लिए जो बैक्टीरिया और फंजाई आएंगे उसको हम लोगों ने डिकम्पोजर्स बोला। इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर्स पे चलिए। जैसे ही प्रोड्यूसर्स पे चलेंगे इसमें आपने कुछ नाम लिखना है, जैसे कि एल्गाई। पानी के अंदर जो सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर्स दिखेंगे उनको हमने नाम क्या दिया है? उसको नाम दिया है सर हमने एल्जाई। उसके बाद नाम दिया है हमने एजोला।
एल्जाई हो गया, एजोला हो गया। अब देखिए यहां पर जो प्रोड्यूसर्स के नाम लिख रहा हूं बकायदा आपको याद रखने हैं, क्यों, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है वुल्फिया, फिर हाइड्रिया, देन एक होता है कि आइचनोरिया, आइचनोरिया। थोड़े सा नाम अजीबोगरीब हो सकते हैं बट याद रखने। पिस्टिन। तो दीज आर दी प्रोड्यूसर्स, और ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, सिर्फ आपको जो टेक्निकल से दिख रहे हैं बस उसको ध्यान में रखना। लाइक एल्जाई याद रह जाएगा, एजोला हो गया, वुल्फिया हो गया और आइचनोरिया हो गया। तो इतना याद रख लो, काम चल जाएगा, मतलब ज्यादा हमें टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पिस्टिया, तो ज्यादा हमें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ये हो गए प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आ गए तो डेफिनेटली इस पे कौन आएंगे, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन से होंगे सर, कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्जरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर यानी इनको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में यहां नाम लेना है आपको टेडपोल, यानी इनको खाता है सर टेडपोल। टेडपोल कौन होते हैं सर, जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं, बेसिकली लार्वा जिसे आप लोग कहते हैं, तो लार्वा को ही हम लोग टेडपोल बोलते हैं। तो लार्वा ऑफ फ्रॉग्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद कंज्यूमर्स में आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आएगा, देखिए टेडपोल आ गया, लार्वा आ गया, तो इसका मतलब वो बड़ा होकर क्या बनेगा, मेंढक। तो जो मेंढक है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया, मेंढक। इसके बाद जो वाटर स्नैक्स होते हैं, वाटर स्नैक जो हो गया वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया। उसके बाद क्रैब्स, केकड़े जिसे आप लोग कहते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गए। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आप कहां पहुंचेंगे, टर्जरी कंज्यूमर के ऊपर। टर्जरी कंज्यूमर यानी ऊपर की तरफ चले गए, तो ऊपर आप जाओगे तो कौन मिलेगा आपको सर, ऊपर आपको टर्टल्स मिल सकते हैं। और कई बार आपने पानी के अंदर जो है कोई पक्षी होगा, पक्षी उस पानी के अंदर उसको झपट्टा मारते हुए भी दिखा होगा। खासकर जब बीबीसी वगैरह देखोगे तो समुद्र के ऊपर जो जीव होते हैं, ऊपर से पक्षी अचानक हमला करते हैं और उठा लेते हैं, तो यानी वाटर बर्ड्स, ये आपके टर्जरी कंज्यूमर्स, सॉरी वाटर बर्ड्स। तो ये हो गए टर्जरी कंज्यूमर्स। अब आप ये बताओ कि जैसे कि पानी के अंदर जो ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं, ये सब क्या हो गए, डेड हो गए। जब इनकी डेथ होगी, इनकी डेथ के बाद इसका मतलब है कि डेड, मर गए। मरने के बाद जिनका काम शुरू होता है वो कौन होते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं। बेसिकली ये कौन होते हैं, इनको हम लोग कैटेगरी वाइज निकालते हैं सर, इट कुड बी बैक्टीरिया और या फिर फंजाई। अब इन लोगों का काम शुरू होगा, हाँ या ना। बाज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है राजेश, बाज का नाम मत लेना। बाज जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वो वाटर बर्ड्स नहीं है, पानी के ऊपर वो नहीं जा सकता है। आप सपोज कीजिए कि जो पानी के अंदर जाते हैं बाकायदा, वो आप देखेंगे कि वो थोड़ा नीचे चले जाते हैं और फिर पानी से बाहर निकलते हैं, यानी बहुत नीचे नहीं लेकिन पानी के नीचे वो एक बार के लिए जीव को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। बाज जो है पानी के अंदर नीचे जाएगा तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, ध्यान रख लेना। तो बाज का नाम मत लेना, इसलिए मैंने कहा वाटर बर्ड्स। वाटर बर्ड्स में जैसे कि एक नाम लेता हूं सीगुल। समुद्र के आसपास जो है आपको ना, जब भी समुद्र के आसपास जाओगे आपको एक पक्षी की चहचहाहट सुनाई देगी, सीगुल बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ऐसे पक्षियों की बात कह रहा हूं, ऐसे वाटर बर्ड्स की बात कह रहा हूं। तो बाज मत करना, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाता है। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजर। तो बैक्टीरिया फंजाई ने रोल प्ले कर दिया, बोलो हाँ या ना, यस। अब डियर जी यहीं से आपको कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करने हैं। नए टॉपिक क्या, अभी हम लोगों ने टेम्परेचर की बात करनी है, लाइट एंड टेम्परेचर।
जो कि फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर था। जब आप एबायोटिक फैक्टर में खासकर लाइट पे टेम्परेचर पे जाते हैं तो एक बात बताइए कि लाइट क्यों जरूरी है। ये तो होगा बायोटिक। जब हम जाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में, एबायोटिक फैक्टर्स में खासकर जब आप लाइट की बात करते हो, टेम्परेचर की बात करते हो, तो बेटा जी इस लाइट का क्या काम है। आप कहोगे सर एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे आप लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, समझ रहे हो ना। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसे होगा लाइट से। तो लाइट का एक तो यहां काम है। दूसरा, एक बात बताओ मुझे, अगर बहुत ज्यादा अगर लाइट आ गया तो क्या होगा। नॉर्मल लाइट्स है तो फोटोसिंथेसिस है, तब क्या होगा अगर लाइट ज्यादा है। सोचो, मतलब लाइट सनरेज जो है यहां पर बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा, टू मच। सर टू मच लाइट जो है वो पैदा करेगी किसको, प्लैंकटन्स को। प्लैंकटन्स को खाने के लिए हो सकता है एल्जाई रोल प्ले करे, और अगर एल्जाई रोल प्ले कर रही है तो इसका मतलब है कि एल्जाई क्या हो जाएगी, इस ये इनकी ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर इनकी ग्रोथ मैक्सिमम हो गई तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर स्पेस किसके लिए कम पड़ जाएगा, पानी के लिए स्पेस जो होगा, लेस स्पेस या फिर कंजेशंस किसको महसूस होगी, फॉर द फिश। मछलियों के लिए फिर स्पेस कम हो जाएगा अगर एल्जाई काफी ज्यादा ग्रो कर गया तो। ये लाइट है। टेम्परेचर की बात करो। अब सर पानी का टेम्परेचर जो है दो हो चीजें हो सकती है। टेम्परेचर मान के चलो पानी का क्या है, मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब हॉट नहीं है लेकिन वार्म वाटर, पानी जो है वार्म हो गया। अब वार्म वाटर है तो बताइए क्या होने वाला। एक तो बहुत ठंडा पानी होता है, एक वार्म वाटर होता है, बताइए क्या होगा। सोचो, अगर आप ये कहोगे कि सर अगर वाटर वार्म है तो हम यहां ये कहेंगे कि वार्म वाटर के अंदर जो लेस ऑक्सीजन होगा, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वो कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो एक बात बताइए, जीव मरने लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे, सारे नहीं लेकिन लेस ऑक्सीजन से कुछ जो सेंसिटिव जीव हो वो मर जाएंगे। मर जाएंगे इसका मतलब उनके ऊपर कौन डिपेंड रहता है, डिकम्पोजर्स। तो इसका मतलब है कि डिकम्पोजर्स की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिकम्पोजर्स की अगर एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होने वाला है, डिकम्पोजर की एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होने वाला है, सोचो। इसको मैं ना आपको यूट्रोफिकेशंस में बताऊंगा, इसलिए एक बार के लिए दिमाग मत लगाओ। इसको यूट्रोफिकेशंस में पढ़ते हैं कि पानी के अंदर ऊपर जो हरी कारी काई सी जैसे आपको जमती है वो क्या होती है। एक बार के लिए उसको छोड़ दो। आप ये कहोगे कि सर अगर पानी गर्म है तो उसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता मतलब जो सेंसिटिव जीव होते हैं वो मरने लग जाते हैं, प्लांट्स, डिकम्पोजर एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर ऑक्सीजन लेवल्स फॉल्स बिलो, अगर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है अगर वो गिर जाता है 3 और 5 पीपीएम के लेवल पे, तो ये समझ लीजिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
स्टार्ट्स टू डाई, जो पानी के अंदर जो जीव होंगे वो मरना शुरू हो जाते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक की कहानी क्लियर होगी होगी। तो टेम्परेचर भी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि टेम्परेचर्स और ऑक्सीजन, ये दो, सनलाइट एंड ऑक्सीजन, ये दो प्राइम और क्रूशियल फैक्टर होते हैं आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो देखिए, हमें लगता है कि अगर सूरज है, रोशनी दे रहा, फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगा। पानी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल डिजोल्व हो जाता है, या ये कह लीजिए कम हो जाता है। कम होना मतलब सारी कहानी। सर अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होने वाला है? सॉरी, पानी का टेम्परेचर तो यहां बढ़ाइए, पानी का टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो जाएगा? एक फिनोमेना आता है डियर जी, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आप लोगों को पढ़ना है। इसको हम लोग कहते हैं विंटर किल। नाम से पता चल रहा है कि कुछ मर रहा है। कब मर रहा है? जब विंटर आता है। अब बैठे बैठे दिमाग में ना ये आइडिया लगाने की कोशिश करो कि सर ये विंटर कल बेसिकली है क्या। आइडिया लगाओ, विंटर किल। पानी ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि सर सर्दियां आ गई, तो इसलिए इस पानी के ऊपर जो है बर्फ की लेयर आ गई। ठीक है, और अगर पानी के ऊपर बर्फ की लेयर आ गई है तो क्या होने वाला है? फिर से वही कहानी, सूरज की रोशनी जो अभी तक पेनेट्रेट कर रही थी अंदर की तरफ, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा था। अब बर्फ आ जाने से सनरेज जो है वो पेनेट्रेट नहीं कर पाता पानी के अंदर। अगर सनरेज पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है पानी के अंदर, तो इसका मतलब साफ है कि कौन सी प्रक्रिया रुक जाएगी? स्टॉप्स फोटोसिंथेसिस। और आपको भी पता है कि अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप तो क्या गड़बड़ी होने वाली है, यानी प्रोड्यूसर्स की एक्टिविटी खत्म। प्रोड्यूसर्स की एक्टिविटी खत्म मतलब उस पर रहने वाले कंज्यूमर्स गड़बड़। दूसरा, अगर सर ये जो वाटर बॉडी है, अगर ये शैलो वाटर बॉडी है, शैलो वाटर मतलब अगर पानी की गहराई बहुत कम है और तब ये बर्फ जमे उसके ऊपर, तो फोटोसिंथेसिस तो स्टॉप हो गया है। लेकिन सर जैसे वार्म वाटर में पानी जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसी तरह से ठंडे पानी के अंदर भी जो ऑक्सीजन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पानी की जो गहराई होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अगर पानी की गहराई कम है मतलब शैलो वाटर, तो ऑक्सीजन लेवल रिड्यूसेस, और अगर ऑक्सीजन लेवल रिड्यूसेस हो गया तो ऑर्गेनिज्म या फिश स्टार्ट्स टू डाई। क्योंकि ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, किस वजह से? बर्फ की वजह से। क्यों? क्योंकि ठंडा का मौसम है, इसलिए इस फिनोमेना को हम लोग नाम जानते हैं विंटर किल के नाम से। और आखिरी में सर ये पॉन्ड सिस्टम है, इस पॉन्ड के अंदर वही पानी, इस पानी के अंदर वही सनरेज, और वो सनरेज जो है अभी पेनेट्रेट कर रहा है। अब समझो सर होता क्या है, हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। और व्हाट इज द यूट्रोफिकेशन? इसको मतलब अगर आप लिख रहे हैं कुछ या नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि एक बार के लिए आप लिखना छोड़ दें, एक बार ये टॉपिक समझे, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक्स है। अब समझो कि यूट्रोफिकेशन कैसे होता है। सर यूट्रोफिकेशन स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर से। हाँ, एग्रीकल्चर से मतलब हैं हम पानी में
कहानी यहां से स्टार्ट होती है। एग्रीकल्चर जब हम लोग कर रहे होते हैं, यानी मैं तो नहीं करता, जो किसान भाई कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर, बकायदा वो क्या यूज करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए सर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाता है। और इस न्यूट्रिएंट्स का यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, हाँ या ना। फर्टिलाइजर्स के अंदर सर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स मिले, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स ये मिले। और अगर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं तो सर हो सकता है कि ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट मिट्टी से होते हुए, सॉइल से होते हुए कहां पहुंच जाए, इस पानी के अंदर। तो इसका मतलब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया पानी के अंदर। जैसे ही वो पानी के अंदर पहुंच गया, ये क्या है बेसिकली, ये सर न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब पोषण है, खाना है। किसके लिए ये खाना है सर, अलगाई के लिए। जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स पानी में पहुंचे, अलगाई को क्या मिल गया, खाना। अलगाई को खाना मिल गया, इसका मतलब एक बात बताइए, जब आप है ना एक कुत्ते को खाना खिला रहे हैं और हाथ में आपको बहुत ज्यादा खाना है, आस पड़ोस के कुत्ते ने अगर आपको देख लिया कि खाना खिला रहे तो वो सब आपके पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि खाना देखते ही प्रजातियां, विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां वहां आ गई कुत्तों की, मतलब हैं तो सेम स्पीसीज कुत्ते, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ आ जाती। कब, जब खाना आ गया। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही खाना आएगा डेफिनेटली अलगाई जो है वो क्या होंगे, उनका पेट भरने लग जाएगा, प्रॉब्लम ही खत्म। पानी से वो जो है इसको लेना शुरू कर देंगे, और पानी से अगर लेना शुरू कर देंगे तो अभी तक जो अलगाई बहुत कम थी ये क्या हो जाएगी, ये इनॉर्मस लेवल पे ग्रो कर जाएगी सर। और इस वजह से पानी के ऊपर एक हरी हरी क्या शुरू हो जाएगी, एक लेयर बननी शुरू हो जाएगी। और सर ये जो हरी भरी जो लेयर आपको जो दिख रही है ना, हरी हरी लेयर, बकायदा ये अलगाई जो है काफी ज्यादा क्या कर गई है, ग्रो कर गई है। जिसे कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया। एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया मतलब लेयर आप देखेंगे कितनी ज्यादा बन गई है। लेयर यहां पर बेहतरीन लेवल की, मतलब उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। और आप पानी के ऊपर देखोगे हरा ही हरा देखेगा। आपने बहुत बार देखा है अपने आसपास के, एक बात बताइए, क्या आपने ऐसा देखा कि सर जब पानी, जब ऊपर के ऊपर एक काई जैसे जमती दिखती है, और कई बार हम देखते हैं मछलियां जो है मर करके ऊपर आ जाती हैं, वो सारी कहानी इस यूट्रोफिकेशन से स्टार्ट होती है। ये देखिए क्या हुआ, अलगाई को जैसे खाना मिला, अलगाई ने अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ा दी। रिप्रोडक्शन मतलब पैदा करने की दर बढ़ गई, पैदा करने की दर बढ़ गई तो आप देखिए कि बहुत सारे अलगाई पैदा हो गए, बहुत सारी अलगाई पैदा हो गए, तो पानी पे एक थिक लेयर क्रिएट हो गई। पानी पे जो थिक लेयर क्रिएट हुई है इसको कहते हैं एल्गल ब्लूम। इसी कंडीशंस को नाम दिया जाता है एल्गल ब्लूम। ब्लूम मतलब फैलना, किसका, एल्गल का, इसलिए इसका नाम पड़ गया एल्गल ब्लूम। ओके, जैसे ही एल्गल ब्लूम होगा ये लेयर थिक होगी। अब ये बताइए सनरेज जो है जो नीचे आ रही थी वो आएगी, द आंसर इज नो। अब सनरेज जो है वो ब्लॉक होगी, वो बाहर निकलने लग जाएगी। सनरेज नीचे नहीं आ पाई तो क्या होने लग गया, सनरेज नीचे नहीं आ पाई तो सर फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस वो ब्रेक हो गया। अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया तो क्या होने वाला है सर, इस पे जिंदा रहने वाले जो जीव हैं वो मर जाएंगे। और अगर जो जीव हैं, जो प्लांट्स हैं वो मर गए, प्लांट्स डाई, तो याद कीजिए किसी के मरने पे फिर किसका स्टार्ट होता था, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मर गया तो क्या स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा सर डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी। मरने पे डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी स्टार्ट होती थी, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी स्टार्ट होगी। डिकम्पोजर क्या करेंगे, इस डाई जो जो मर गया प्लांट, इस प्लांट को वो खाना शुरू कर देंगे, हाँ या ना, हाँ सर। अब डिकम्पोजर्स ने जैसे ही ये खाना शुरू किया, मतलब याद कीजिए जमीन पे हम क्या देखते थे, जब डिकम्पोजर्स कोई चीज खाते थे तो वापस वो इस मिट्टी के अंदर क्या बना देते थे, ह्यूमस। जैसे ही ये डिकम्पोजर खाएंगे, अब ये डिकम्पोजर इस चीज को कहां भेजेंगे सर, ये वापस डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे। डिकम्पोजर्स ने प्लांट्स को खाना शुरू किया, खाना शुरू किया तो उसने फिर से क्या बनाना शुरू कर दिया, इसने वापस पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स देना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस आया, अब देखिए इन एल्गेल को क्या मिल गया, फिर से खाना मिल गया, फिर से ये क्या कर जाएंगे,
ग्रोथ करने लग जाएंगे। जैसे ही ये ग्रोथ करने लगे, इसकी थिकनेस देखिए फिर से बढ़ने लगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब एल्गल ब्लूम की साइकिल बन गई? यस। तो एल्गल ब्लूम की साइकिल बन गई, एक चीज। दूसरी चीज, एक एल्गाई आया है तो सर दूसरे एल्गाई, तीसरे एल्गाई, चौथे एल्गाई, एल्गाई बहुत बढ़ गए। एल्गाई बहुत बढ़ गए तो एल्गाई को पानी से क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ये बताइए कि अगर एल्गाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन बचेगा? सोचो। नहीं सर, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, फिर वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर किसकी डिमांड बढ़ गई? पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी पानी के अंदर एक लिमिटेड मैनर में ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाने वाले। तो यहां आप कहोगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है सर, वो क्या हो जाएगी? यहां पर बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि सबको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए आप कहोगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहां पर बढ़ जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन तो अब कहीं से आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ रुक गया है। इसका मतलब है कि पानी के अंदर से ऑक्सीजन खत्म। पानी के अंदर से ऑक्सीजन खत्म मतलब पानी कैसा हो जाएगा? पानी हो जाएगा सर एनॉक्सिक। एनॉक्सिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो। पानी जैसे ही एनॉक्सिस होगा, एग्जैक्टली राजेश, ऑक्सीजन नहीं बचेगा। पानी जैसे ही एनॉक्सिक होगा, आप देखेंगे इस पानी के अंदर जो तैरने वाले जीव हैं, लाइक मछलियां, वो क्या होने लग जाएंगी? वो मरना शुरू कर जाएंगे। इसलिए ये मछलियां आपको कहां दिखेंगी? ये मछलियां सरफेस पे आपको मरी हुई दिखेंगी। ये मर गई, डेथ हो गई हैं ये। तो मछलियां कब मरती हैं? मछलियां तब मरती हैं जब कंप्लीट यूट्रोफिकेशंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आशा करता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही पॉन्ड इकोसिस्टम जो है बच्चे, वो हम खत्म कर देते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वो यहीं पे हो जाता है खत्म। किसी को डाउट है तो पूछो। इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशंस। तो बेसिकली दो चीजें यहाँ पे, व्हाट इज द यूट्रोफिकेशन एंड सेकंड व्हाट इज एल्गल ब्लूम। ठीक है। अब आप कहोगे सर इस यूट्रोफिकेशंस को हम कैसे रोके? अरे बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। सबसे पहले तो आप है ना फर्टिलाइजर का यूज ना करें, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाए, कहानी खत्म। क्रॉप रोटेशंस करो, क्रॉप की रोटेशन से फायदा होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर के आओ, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमें बहुत कम फर्टिलाइजर यूज करने का मौका मिले या जरूरत हो। तो इन चीजों को अगर हम अपनाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रक्रिया से हम बच जाएंगे। और ये एल्गल ब्लूम या जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है, ये आप सब ने मोस्ट प्रोबेबली आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देख रखा होगा। खासकर जो गांव से जो लोग हैं, जोहड़ जो, यस एग्जैक्टली जोहड़, जोहड़ जो आप लोगों ने देखा होगा, उस जोहड़ के अंदर कभी ना कभी इस तरह की प्रक्रिया आपने देखी होगी, खासकर बचपन में। अब बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अपने बचपन में हमने देखा है, क्योंकि उस समय ये नई नई चीजें आई थी, यूट्रोफिकेशंस के प्रोसेस। और हमने ये जरूर देखा है कि गांव के अंदर तालाब जो होते हैं उसमें मछलियां मरी हुई हमें मिलती थी किनारों पे, है ना। ये है यूट्रोफिकेशंस। तो मेरी तरफ से पॉन्ड इकोसिस्टम खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? पॉन्ड और लेक। तो एक तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है। तो अच्छा, ये यूट्रोफिकेशन सिर्फ पॉन्ड में होगा, लेक में भी हो सकता है, और सर मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है हर उस पानी में जो ठहरा हुआ हो, है ना। क्योंकि अगर पानी ठहरा नहीं होगा तो डेफिनेटली एल्गल ब्लूम जो है इतना नहीं आ पाएगा। इसलिए पॉन्ड और एक लेक जो इकोसिस्टम है, मोस्ट प्रोबेबली आपने वो कर लिया। रिवर इकोसिस्टम वो हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजोल्व्ड केमिकल जो होते हैं डेफिनेटली बेटा वो भी कम हो जाएंगे यहाँ पे। सिर्फ जो मिनरल्स हैं, जिसे आप लोग मिनरल्स कहते हैं, डेफिनेटली मिनरल्स भी क्या हो जाएंगे? जब सारी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, मिनरल्स कम हो जाएंगे। मिनरल्स कम हो जाएंगे, दैट इज द केमिकल्स। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए बीओडी सीओडी, दैट्स व्हाई बीओडी एंड सीओडी बोथ आर इंटरकनेक्टेड। चलिए, तो आज की कहानी को फिर बच्चा हम खत्म करते हैं।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन एंजॉय। दस विदानिया।